बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट लेक्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे है। और जो बुक रेफरेंस है इसके लिए आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किया, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 7th एडिशन बाय कैथी शार्बे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम कुछ स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे, थ्योरीज़ की बात करेंगे टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स। एंड ह्यूमन रिसोर्स से हम जो है तो क्या रेफ़र कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स दैट आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस आर द ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ह्यूमंस को कैसे, एम्प्लॉयज़ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं कि वो अपना जो आउटपुट है 100% दे सकें ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को या प्रोजेक्ट्स को, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो सक्सेसफुली जो है तो एंड कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमें जो जिनका हमें पता होना चाहिए कि हम उन्हें जब विद द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, जब टाइम आए तो हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो इसको आज हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर किन किन पॉइंट्स और किन किन स्ट्रेटजीज़ को हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो पीपल डिटरमाइन द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं, तो अगर वो अच्छे तरीके से या ठीक काम करेंगे, मोटिवेटेड हो के काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगर डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेलियर की तरफ चले जाएगी, या प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर की तरफ जा सकते हैं। तो ये है कि दैट्स वाई वी स्टडी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि हमें पता चले कि हम जो है तो अपनी जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हम उन्हें कैसे जो है तो इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। Despite the downturn in the economy in 2001, there is still a shortage of good IT workers। कहता है कि बेशक जो है तो पूरी दुनिया के अंदर 2001 के बाद से एक इकोनॉमिक शॉर्ट डाउन टर्न आया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली जो कंट्रीज़ थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो उन्होंने सफ़र किया है। तो इसके बावजूद आजकल भी जो एक अच्छा आईटी वर्कर है उसको हायर करना और मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, और आईटी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एनालिसिस एसोसिएशन है एक, जिसने बताया कि ऑलमोस्ट 8,44,000 ओपनिंग्स जो है तो जॉब ओपनिंग्स थी 2000 के अंदर। ठीक है, इसके बावजूद कि ये डाउन टर्न एक आया था, और 14 में से जो एक अमेरिकन है वो कोई किसी न किसी आईटी जॉब के अंदर ही काम कर रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड की बात करें, ऑल द वुमेन रिप्रेजेंट 47% ऑफ द वर्क फोर्स, दे मेकअप ओनली 29% ऑफ द आईटी जॉब्स। एंड और यही है कुछ आगे जाके हम बात करेंगे स्टीरियोटाइप्स की, कि नॉर्मली ये जो है तो समझा जाता है कि शायद फीमेल्स आर नॉट गुड प्रोग्रामर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जो कि एक स्टीरियोटाइप है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो है तो यहाँ पे परसेंटेज जो है तो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द मैन। अच्छा जी, अब लॉन्ग आवर्स एंड स्टीरियोटाइप्स ऑफ आईटी वर्कर्स हर्ट रिक्रूटिंग। तो इसमें इन्होंने ये बताया बेसिकली कि जो लॉन्ग आवर्स हैं आईटी के अंदर, नॉर्मली आपकी जो जॉब्स हैं वो 6 to 9 अगर आप कह रहे हैं तो काफ़ी एक लेंथी आवर्स होते हैं काम करने के, जो कुछ लोगों के लिए तो कंफर्टेबल हैं, कुछ के लिए नहीं है। ठीक है, तो मैनी पीपल आर स्ट्रगलिंग विद हाउ टू इंक्रीज़ द आईटी लेवल पूर, और कहते हैं कि बहुत से लोगों को जो है तो जो उनकी एक आईटी टीम है उसके अंदर अच्छे लोगों की तलाश रहती है, और उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो उन्हें अच्छे लोग मिल सकें। और नोटेबल प्रॉब्लम्स, मतलब ये किन किन प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। द फैक्ट दैट मैनी आईटी प्रोफेशनल्स वर्क लॉन्ग आवर्स मस्ट कॉन्स्टेंटली स्टे अब्रेस्ट ऑफ द चेंजेस इन द फील्ड। मतलब आईटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया के अंदर चेंजेस आती हैं वो आईटी की फील्ड में आती हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड में आती हैं, प्रोग्रामिंग में नए नए फ्रेमवर्क्स आ जाती हैं। ठीक है, टूल्स नए आ जाते हैं डेवलपमेंट के। तो अगर आप इन चेंजेस के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली आपका इंडस्ट्री के अंदर जो एक वैल्यू है या वर्थ है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आईटी फील्ड के अंदर जो लोग काम करते हैं वो उन्हें चाहिए कि वो अपना जो है अपना जो एक नॉलेज है या वो सारा अपने पास रखें। ठीक है, अब उसके बाद अनडिज़ायरेबल स्टीरियोटाइप दैट कीप सर्टन पीपल अवे फ्रॉम द कैरियर फील्ड लाइक वुमेन। कहता है कि बहुत से ऐसे जो है तो लोग होते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं।
ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि वो आप ये कह सकते हैं कि फीमेल्स को ये समझते हैं कि शायद वो एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, तो वो ज़्यादातर मैन को हायर करते हैं। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें एक अच्छे जो है एक टीम बनाने के अंदर, ठीक है। उसके बाद दे नीड टू इम्प्रूव बेनिफिट्स, और इसके साथ साथ कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट्स देती हैं, इंसेंटिव्स देती हैं, इसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो अल्टीमेटली उनके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कोई इतनी प्रॉब्लम या शॉर्टेज नहीं आएगी। अब अगर हम फर्दर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड द प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू मेक द मोस्ट इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट के अंदर 10 लोग काम करते हैं, 5 काम करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इफ़ेक्टिवली उनको यूज़ करना है, ठीक है जी। अब फर्दर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, स्टाफ एक्विजिशन एंड टीम डेवलपमेंट, ठीक है। कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स को कैसे लेके चलती है, स्टाफ कैसे हायर करती है और टीम कैसे डेवलप करती है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जो कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि कीज़ टू मैनेजिंग पीपल, के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जिनके यूज़ करते हुए हम जो है तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हैव डिवोटेड, साइकोलॉजिस्ट ने इसमें बहुत सा काम किया और उन्होंने जो कुछ की एरियाज़ निकाले हैं उसमें एक है मोटिवेशन, फिर है इन्फ्लुएंस एंड पावर, एंड थर्ड पॉइंट इज़ इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है। ये 3 उन्होंने पॉइंट्स निकाले हैं बहुत रिसर्च करने के बाद कि दीज आर द पॉइंट्स जिनके ऊपर अगर फोकस किया जाए तो हम जो है तो अपनी ह्यूमन रिसोर्स को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स को सक्सेस की तरफ लेके जाएं। अब अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें जो कि मोटिवेशन है, तो इब्राहम मैस्लो ने एक हिरार्की ऑफ उसने नीड्स को डेवलप किया था और उसने बताया था कि जो लोगों के जो बिहेवियर्स होते हैं वो बेसिकली जो उनकी नीड्स हैं उनके मुताबिक उनके बिहेवियर्स जो है तो वो गाइडेड होते हैं, ठीक है। नीड्स फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ से इस्लामाबाद जाना है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, लाहौर जाना है, कराची जाना है, तो मैं उसके मुताबिक स्ट्रगल करूँगा कि मैं किस तरीके से वहाँ पे पहुँच सकता हूँ, ठीक है। तो नीड्स इंसान को ड्राइव करती हैं कि वो अपने बिहेवियर्स को जो है तो थोड़ा सा डिफ़ाइन करें। तो मैस्लो ने एक जो है तो हमारे पास एक पिरामिड को डिफ़ाइन किया था और उसके अंदर उसने कुछ जो है तो लेवल्स डिफ़ाइन किए थे ह्यूमन नीड्स के लिए, ठीक है। और उसमें जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि फूड, शेल्टर, ठीक है। तो ये तो हर इंसान को चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए, क्लॉथ्स चाहिए, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक नीड्स। तो उसने कहा था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन नीड्स हैं जो कि इंसान को ड्राइव करती हैं, दीज आर द फिजियोलॉजिकल नीड्स जिनको हम बेसिक नीड्स कहते हैं। और अगर बेसिक नीड्स इंसान के पास नहीं होंगी तो दे विल नेवर गिव 100% टू द ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के जिसमें भी वो काम करते हैं। उसके बाद उसने सेकंड लेवल रखा था सेफ्टी का, कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करते हैं तो सेकंड थिंग जो कि आपके एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे होंगे वो है सेफ्टी, ठीक है। और वो सेफ्टी में क्या आ जाता है कि उनकी अपनी सेफ्टी, उनकी फैमिली की सेफ्टी, जहाँ पे वो रहते हैं उस इन्वायरमेंट की सेफ्टी, उसके बारे में। तो सेफ्टी नीड्स भी आपको पूरा करना पड़ेंगी, ठीक है। और सेफ्टी नीड्स अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी नीड्स को पूरा नहीं करेंगे आफ्टर फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स, तो फिर भी जो है तो आपके एम्प्लॉयज़ जो है सेटिस्फाई नहीं हो सकते। उसके बाद थर्ड लेवल पे आ जाता है सोशल नीड्स, मतलब कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल एक दूसरे से कट ऑफ ना करें। या सोशल नीड्स में आ जाता है कि आप फ्रेंड्स कैसे डेवलप करते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे डेवलप करते हैं। आप किसी को बिल्कुल जो है तो एक आइसोलेट करके नहीं रख सकते। आइसोलेट करेंगे तो अल्टीमेटली वो बंदा क्या होगा, वो डिस्टर्ब होता रहेगा और वो कभी भी मोटिवेटेड होके काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद आ जाता है स्टीम, जिसको हम सेल्फ़ स्टीम कहते हैं। तो सेल्फ़ स्टीम में ये है कि जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आपने एम्प्लॉयज़ की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आपने एम्प्लॉयज़ की जो कुछ अगर कोई उनकी विशेज़ हैं, ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं उसको फिर आप थोड़ा सा फोकस करें और देखें कि आप उनको कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये 4th नंबर पे नीड्स आती है। और उसके बाद आ जाता है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि एक एम्प्लॉय वो कहता है कि दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग और उनका मज़ीद कोई गोल नहीं रह गया, तो वो फिर
जो है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज के ऊपर आ जाएंगे। तो ये मैस्लो ने एक हायरार्की ऑफ नीड्स को डिफ़ाइन किया था कि बेसिकली ये जो नीड्स हैं ये इंसान को ड्राइव करती हैं, बिहेवियर्स डिफ़ाइन करती हैं, और हमें इनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेटिस्फाइड नीड इज़ नो लॉन्गर अ मोटिवेटर। तो ऑब्वियसली कि जो नीड आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी वो फर्दर आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगी। आपने मज़ीद जो है तो अपने एम्प्लॉयज़ को कोई ऐसी जो है तो उनकी नीड को पूरा करना है कि जो उन्हें मोटिवेट कर सके। अब उसके बाद हर्ज़बर्ग ने कुछ हमें मोटिवेशनल फैक्टर्स दिए और कुछ हाइजीन फैक्टर्स। तो मोटिवेशनल में उन्होंने कहा कि अचीवमेंट, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे। आप उनके काम को रिकग्नाइज़ करते हैं, आप उन्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम देते हैं वो उनकी मर्ज़ी का काम हो, फॉर एग्जांपल जिसमें वो जो है तो कंफर्टेबल फील करते हैं। फिर जॉब से वो खुश हैं, आप उन्हें प्रमोशंस देते हैं। तो ये मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। और कुछ उसने कहा था कि हाइजीन फैक्टर्स हैं। हाइजीन फैक्टर्स कॉज डिससेटिस्फैक्शन इफ़ नॉट प्रेजेंट, मतलब कि हाइजीन फैक्टर जैसे एग्जांपल भी है कि अगर आपकी बहुत अच्छी सैलरी है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बहुत मोटिवेटेड हो के काम करेंगे, लेकिन अगर आपकी बहुत अच्छी सैलरी नहीं है तो आप डिससेटिस्फाई ज़रूर होंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो कुछ फैक्टर्स हैं उसको उन्होंने कहा था कि ये हाइजीन फैक्टर्स हैं। और जो कुछ बाकी एक कैटेगरी उसने डिफ़ाइन की थी वो मोटिवेशनल फैक्टर्स की कैटेगरी डिफ़ाइन की थी। उसके बाद मैग्रायर्स ने एक थ्योरी एक्स और वाई प्रेजेंट की थी। तो उसमें वो कहता है कि थ्योरी एक्स में के कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो ये ज्यूम, या ये मैनेजर्स के लिए नॉर्मली कि कुछ ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो ये ज्यूम करते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो काम करना ही नहीं चाहते, और अगर आपने उनसे काम करवाना है तो आप उन्हें थ्रेट्स दें, ठीक है, या कुछ कैसे आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह की कुछ स्कीम्स डेवलप करना शुरू कर दें। ठीक है, कि अल्टीमेटली जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय से वो उसको आप अचीव कर सकें। ठीक है, मतलब डांट के आप जो है तो उनसे काम करवाएं। और थ्योरी वाई के जो मैनेजर्स के लिए उसने बताया था कि उनको ये समझना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने काम बहुत आसानी से कर लेते हैं, मतलब उनको कहने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सेटिस्फेक्शन फील करते हैं काम करने में, उन्हें डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनको उसने थ्योरी वाई कैटेगरी में जो है तो बताया था। और थ्योरी जेड में वो आप ये कह सकते हैं कि दोनों किस्म के लोग आ जाते हैं। अप्रोचिंग टू, जो जापानीज़ एक अप्रोच है उसके ऊपर काम करते हैं कि सबसे पहले आपने ट्रस्ट डेवलप करना है, क्वालिटी पे फोकस करने हैं, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करनी है, कल्चरल वैल्यूज़ को प्रमोट करने हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो उसने कहा था कि ये थ्योरी जेड कैटेगरी में आ जाते हैं। आ जाए आकिब नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद थैमन एंड विल्मन्स ने जो है तो बेसिकली कुछ वेज को प्रेजेंट किया था कि हम कैसे प्रोजेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अथॉरिटी और असाइनमेंट, बजट, प्रमोशन, मनी, पेनल्टी, वर्क चैलेंजेस, एक्सपर्टीज़ एंड फ्रेंडशिप, ये उसने कुछ जो है तो पॉइंट्स को यहाँ पे डिफ़ाइन किया, बताया है थोड़ा सा कि ये वो पॉइंट्स हैं कि जो जिनको यूज़ करते हुए हम प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी का मतलब है कि आपके पास कितने राइट है कि आप किसी को ऑर्डर इशू कर सकें, असाइनमेंट के काम आप जो है तो असाइन करें अपने टीम के अंदर, बजट कैसे असाइन करते हैं, कैसे आप लोगों को प्रमोट करते हैं, एबिलिटी कैसे आप सैलरीज़ को पे करते हैं। ठीक है, पेनल्टी फ़ाइन आप कैसे करते हैं मैनेजर्स का, फिर वर्क चैलेंजेस कैसे आप जो है तो काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्सपर्टीज़ आप कैसे लोगों के साथ शेयर करते हैं, फ्रेंडशिप एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं या नहीं करते। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो अल्टीमेटली आपके प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं। और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो कि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, जैसे एक्सपर्टीज़ हैं और वर्क चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो वर्क चैलेंजेस में क्या कह रहे हैं, द एबिलिटी टू साइन वर्क दैट कैपिटलाइजेज ऑन अ वर्कर्स इंजॉयमेंट ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, कि आप उस बंदे को वही काम दें जो उसको काम करना आता है। जो काम करना नहीं आएगा अगर आप वो काम उसे देंगे तो अल्टीमेटली वो कभी भी सक्सेसफुल जो है तो उसमें खुश नहीं होगा। तो वर्क चैलेंजेस मतलब आप उस तरीके से अगर टास्क असाइन करेंगे और एक्सपर्टीज़ अपनी यूज़ करते हुए टीम को असिस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, और वो सक्सेस की तरफ जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी अथॉरिटी को मिस यूज़ करते हैं, मनी को, सैलरीज अपनी मर्ज़ी से देते हैं, कभी लेट दे दी, और फाइन करते हैं एम्प्लॉयज़ को
कोई भी छोटी बात होगी तो अल्टीमेटली जो है तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फेलियर की तरफ उनका ज़्यादा होता है, वो ज़्यादातर फेल ही होते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड होंगे। उसके बाद हमने जो सेकंड पॉइंट देखा था कि पावर पावर बेसिकली जो है तो इन्फ्लुएंस करती है। तो पावर इज़ द पोटेंशियल एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर टू गेट पीपल टू डू थिंग्स दे वुड नॉट अदरवाइज डू। मतलब पावर से क्या होता है कि आप लोगों को जो है तो कोई ऐसा काम करने के ऊपर मजबूर करते हैं जो कि वो नहीं करेंगे अगर आप उन्हें उसका कहेंगे नहीं या मजबूर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब पावर्स की भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कोर्सिव है, इसका मतलब है आप लोगों को थ्रेट्स दें, डांटें, फिर वो काम करें। लेजिटिमेट में आप कोई रूल्स के मुताबिक अपना चलते हैं, रूल बुक जैसे होती है। ठीक है, लॉज हैं, पाकिस्तान के भी डिफरेंट लॉज हैं, तो आप उनके मुताबिक काम करें जैसे जज करते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियंस, मतलब कोई बंदा सबसे एक्सपर्ट होगा तो उसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, आप उसकी पावर, एक्सपर्ट पावर जिसे कह सकते हैं। फिर आप रिवार्ड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये भी एक पावर है। और रेफरेंट पावर का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल कोई जैसे डायरेक्टर अगर कोई मेरा जानने वाला हो तो मैं उसका रेफरेंस दे के कोई पावर यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो वह रेफरेंट पावर आ जाएगी। तो ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट करती हैं जब भी हम पीपल को जो है तो यूज़ करते हैं। उसके बाद इम्प्रूविंग इफ़ेक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो उसमें ये कॉवेज ने 7 हैबिट्स को यहाँ पे मेंशन किया है। वो हैबिट्स के हैं प्रोएक्टिव, मतलब आप पहले से हर चीज़ के लिए तैयार हैं, और अगर आप किसी को कोई टास्क देते हैं तो उस टास्क के बारे में खुद ही पूछते रहें, इसको हम प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो आप टास्क करने स्टार्ट किए इसका एंड क्या होगा। फिर जो पहले काम ये चीज़ें करने वाली हैं उसको पहले करें। ठीक है, फिर थिंक विन विन, कि आप अपनी टीम के बारे में सोचें कि वो टीम की सक्सेस किस में है। फिर चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, सबकी बात सुने और उसके बाद जो है तो डिसीजन करें। ठीक है, फिर शार्पन द सा, कि अपनी स्किल्स को जो है तो इम्प्रूव करते रहें। स्किल्स को इम्प्रूव अगर आप नहीं करेंगे तो आप मार्केट में कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं कि जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स अगर इन हैबिट्स को अपनाएंगे तो अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। जी, अब हम बात करेंगे एम्पैथिक लिसनिंग एंड रेपो। तो गुड प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर एम्पैथिक लिसनर्स, दे लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे हम बात कर रहे थे कि एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपनी टीम मेंबर्स की बात को सुने और उस अंडरस्टैंड करे और उसके बाद जो है तो अपना रिप्लाई दे। एंड बिफोर यू कैन कम्युनिकेट विद अदर्स यू हैव टू हैव अ रेपो। मतलब रेपो का मतलब होता है कि आपका इमेज कैसा है अपने जो है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनकी हम समटाइम्स कहते हैं कि इसकी रेपो बहुत ख़राब है। तो ख़राब का मतलब है कि शायद उसको जो टास्क दिए जाते हैं वो टाइम पे कंप्लीट नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं जाती। ठीक है, और उसका इमेज जो है तो ठीक नहीं है। तो इसको रेपो को बेहतर करने के लिए मिररिंग एक टेक्निक है। मिररिंग का मतलब है कि आप जिस जैसा बनना चाहते हो ना उसको कॉपी करना शुरू कर दो। इज़ अ टेक्निक टू हेल्प एस्टेब्लिश रेपो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मिररिंग। कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है कि जो उसकी सब तारीफ़ करते हैं कि वो अपने काम बिल्कुल ठीक तरीके से मैनेज करता है, तो मैं उसको कॉपी करना शुरू कर दूँ कि मेरी भी उसी तरह की एक रेपो क्रिएट हो जाए। ठीक है, IT प्रोफेशनल्स ऑफन नीड टू डेवलप एम्पैथिक लिसनिंग एंड अदर पीपल स्किल्स टू इम्प्रूव रिलेशनशिप्स विद यूजर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, और IT प्रोफेशनल्स के अंदर नॉर्मली ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो जो है तो कैसे रिलेशनशिप्स को डेवलप करते हैं यूज़र्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ। ठीक है, और दैट विल अल्टीमेटली हेल्प देम इन सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स। उसके बाद इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन यूजर्स एंड डेवलपर्स। इसमें सम ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर बिजनेस एंड नॉन IT टू टेक लीड इन डिटरमाइनिंग एंड जस्टिफाइंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू कंप्यूटर सिस्टम। कहते हैं कि कुछ ऐसे IT ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि जो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं अगर कहीं पे उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई नया जो है तो प्रोजेक्ट लॉन्च करने। इसी तरह जो चीफ़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं वो स्टाफ को जो है तो पुश देयर स्टाफ टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, वो मतलब स्टाफ से ये जो है तो लेते हैं कि जिसको आप फीडबैक कह सकते हैं कि कोई टेक्नोलॉजिकल डिसीजन मेकिंग करनी है तो स्टाफ को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, और पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ को किसी नई टेक्नोलॉजी की या कुछ नए फंड्स की, रिसोर्स की ज़रूरत है या नहीं है। एंड सम कंपनीज रीशेप देयर IT यूनिट्स टू लुक टू एंड परफॉर्म लाइक कंसल्टिंग फर्म्स। और कुछ IT ऐसी भी कंपनीज हैं कि जो अपनी IT डिपार्टमेंट्स को, जैसे कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं ना, कि आप उनसे कुछ अगर मशवरा करना चाहें तो आप उनसे कर सकते हैं किसी टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आप कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक आपको बताया गया कि बहुत सी ऐसी IT ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या मैनेजर्स होते हैं जो इस पर्सपेक्टिव में भी चीज़ों को लेके चलती हैं।
अब उसमें अगर फर्दर हम बात करें, जो हमने स्टार्ट में बात किया था प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोसेसेस हैं, उसमें एक आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में क्या चीज़ें आ जाएंगी? इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड असाइनिंग प्रोजेक्ट रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कि आपने सबसे पहले जो क्या करना है, हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट में क्या आ जाएगा? आपके जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हैं, ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर आपने रोल्स को असाइन करना है, किस बंदे ने क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी है, और उनके जो क्या किस बंदे ने किससे बात करनी है, रिलेशनशिप्स को डिफाइन करना है। अब ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के अंदर सारी चीज़ डिफाइंड होती हैं। और इसमें आउटपुट्स क्या आ जाती हैं और कौन कौन से प्रोसेसेस इंक्लूड हैं? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, मतलब ये डेवलप करने पड़ते हैं। फिर वर्क डेफिनेशन एंड असाइनमेंट प्रोसेस, कैसे हमने टास्क को डिफाइन करना है और कैसे हमने लोगों को टास्क असाइन करने हैं। फिर असाइनमेंट मैट्रिक्स हम एक बनाते हैं, और रिसोर्स हिस्टोग्राम्स समटाइम्स हम जो है तो ड्रा करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को टास्क असाइन करती है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात करें, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में देखें एक हिरार्की हमें समझ आती है कि सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, फिर एक डिप्टी मैनेजर है, फिर ये जो है तो सिस्टम्स इंजीनियरिंग इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप है, प्रोजेक्ट टेक्निकल लीड है, क्वालिटी एश्योरेंस है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। मतलब ये सारे जो है तो जिसको आप कह सकते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो हेड है वो एक डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर है, और डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर को हेड कौन कर रहा है? प्रोजेक्ट मैनेजर। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी की एक हायरार्की होती है ना, ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर हम नॉर्मली डिस्प्ले करते हैं। इसके अंदर फर्दर हम सब ग्रुप कह दें कि सब प्रोजेक्ट मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3, ये इन प्रोजेक्ट के अंदर। और इन मैनेजर 1 के अंदर जो है तो कौन कौन सी टीम्स हैं? टीम 1, टीम 2, टीम 3, ये किसको रिपोर्ट करेंगी? मैनेजर 1 को। फिर ये जो टीम 1, टीम 2 है, ये किसको रिपोर्ट करेंगी? मैनेजर 2 को, ठीक है। तो जिसमें एक थोड़ा सा हम हिरारिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, कि कैसे उन्होंने काम करना है, कैसे ऑर्डर पास करने हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो होते हैं, ये हमें इस चीज़ में हेल्प करते हैं। इसके साथ आ जाते हैं वर्क डेफिनेशंस एंड असाइनमेंट प्रोसेस। तो वर्क डेफिनेशन के यहाँ पे कुछ स्टेप्स को देखा हुआ है, जैसे ये RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट चार्टर, स्कोप डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कहते हैं ये जितने भी स्कोप डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इससे रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज किया जाता है। और रिक्वायरमेंट्स को जब हम फाइनलाइज करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है? फाइनलाइज प्रोजेक्ट स्कोप। मतलब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब है हम क्या इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, कौन कौन से फीचर्स होंगे, ठीक है, जो हमने इंप्लीमेंट करने हैं, हमारे प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज़ क्या हैं। और फाइनलाइज टेक्निकल बेसलाइन, मतलब कौन कौन से टेक्निकल सपोर्ट हमें चाहिए, हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जब हमें ये चीज़ क्लियर होगी तो ये फिर एज अ इनपुट यूज़ होगी सेकेंड प्रोसेस के लिए। तो एज अ इनपुट जब हम इसको यूज़ करेंगे तो फिर हमारा आ जाता है कि हाउ वर्क विल बी डन। फिर हम प्रोग्राम, टीम अप्रोच, टेक्निकल अप्रोचेस, मतलब अब हम स्ट्रेटजीज डिफाइन करना शुरू कर देंगे, जिसको हम टीम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ये अप्रोचेस डिफाइन हो जाएंगी तो इसको हम एज अ इनपुट यूज़ करेंगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में, ठीक है। WBS जिसको हम कहते हैं कि किस बंदे ने क्या काम करना है, उसकी क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और जब WBS हमारे पास बन जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? असाइन द वर्क, मतलब टास्क असाइन करने शुरू कर देंगे, ठीक है। और जब हम टास्क असाइन करते हैं तो इसका मतलब है कि अब हमने ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या OBS रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो हमने डिफ़ाइन कर दी हैं। तो ये एक प्रोसेस है, आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का भी इसी तरह एक प्रोसेस डिफ़ाइन करना है कि हमें पता चले कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप असाइन करते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास ये OBS यूनिट्स का मतलब है जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे हमें दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट। और ये जो हॉरिजेंटली है यहाँ पे, सॉरी, तो ये हमारे पास सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिसको यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि WBS एक्टिविटीज़, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आपको यहाँ पे ऊपर मेंशन की हुई हैं। और ये वर्टिकली आपको यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स गिवन है। और नीचे इन्होंने जो है तो लेजेंड में बताया कि R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल यूनिट और P फॉर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। मतलब यहाँ पे ये जो R लिखा हुआ है तो R का मतलब है कि ये सिस्टम इंजीनियरिंग, ये जो एक्टिविटी होगी ना 1.1.1 जो एक्टिविटी है, ये कौन इसको रिस्पॉन्सिबल है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम इंजीनियर ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इसी तरह 1.1.1 को परफॉर्म कौन करेगा? P कहाँ पे लिखा हुआ है? टेस्ट इंजीनियरिंग,
मतलब ये जो टेस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये इसको परफॉर्म करेगा और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसकी सारी होगी, सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। तो इसी तरह ये बाकी सब में R&P जहाँ जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हमने ये मेंशन किया है। और ये जो एक हमारे पास टेबल बनता है इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, के हम अपने सारे डिपार्टमेंट्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर देते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ से असाइन करेंगे, WBS स्ट्रक्चर को देखते हुए। उसके बाद आ जाता है जी रैम शोइंग स्टेक होल्डर रोल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स से ही हमारे पास रोल्स आते हैं, जैसे आइटम्स, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट और एक्सेप्टेंस। ये फॉर एग्जांपल 4 टेस्टिंग है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास स्टेक होल्डर्स का मतलब है टीम के अंदर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, स्टेक होल्डर A, B, C, D। और उसके लिए फिर हमने ये लेजेंड बता दिया कि अकाउंटेबल, पार्टिसिपेंट, रिव्यू, इनपुट रिक्वायर्ड और साइन ऑफ रिक्वायर्ड। मतलब किस बंदे की क्या स्टेक होल्डर, जो हमने एक टेबल बनाया था ना स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें हमने ये बता दिया कि अगर यहाँ पे S लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यूनिट टेस्टिंग में साइन ऑफ रिक्वायर्ड होगा। अब B स्टेक होल्डर का काम क्या होगा, वो इस यूनिट टेस्टिंग के लिए जो अकाउंटेबल है, जवाब दिया है, वो हमारे पास B स्टेक होल्डर है। C स्टेक होल्डर का काम क्या है कि वो अपनी इनपुट यहाँ पे दे, जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक टेबल बनता है इसको हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स, जो हमने पिछले की थी उसमें से हम अपने अब स्टेक होल्डर्स को रोल असाइन कर रहे हैं, जिसका हमारा स्टेक होल्डर टेबल बनता है। उसके बाद हिस्टोग्राम आ जाता है। हिस्टोग्राम में आपको ये पता चलता है कि जैसे यहाँ पे आपको बताया गया नंबर ऑफ़ पीपल, और यहाँ पे ये मंथ्स हैं कि हर महीने कितने लोगों ने काम किया है, उनकी क्या परसेंटेज थी। जैसे जावा प्रोग्रामर्स, मैनेजर्स, टेस्टिंग स्पेशलिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, टेक्निकल राइटर्स, डेटाबेस, ठीक है। तो आपको हिस्टोग्राम के अंदर ना ये देख के ही पता चल जाता है कि किस मंथ के अंदर फॉर एग्जांपल कितने प्रोग्रामर्स ने काम किया जनवरी में, फिर मैनेजर्स ने कितना काम किया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जो है तो एक अच्छे तरीके से हम डाटा को एनालिसिस कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड आ जाता है स्टाफ एक्विजिशन, ठीक है। जो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्रोसेसेस की बात कर रहे थे, तो पहला था ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, दूसरा था स्टाफ एक्विजिशन। स्टाफ एक्विजिशन का मतलब है कि आपने स्टाफ को कैसे हायर करना है, गुड हायरिंग प्रोसीजर्स। मतलब जो हायर करने का एक प्रोसीजर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब सम एज इंसेंटिव्स फॉर रिक्रूटिंग एंड रिटेंशन। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को अगर कंपनी छोड़ने से बचाना है तो आप क्या करेंगे, उसकी सैलरी इंक्रीज़ करेंगे या उसको इंसेंटिव ज़्यादा देंगे। सम कंपनीज गिव देयर एम्प्लॉयज़ $1 फॉर एवरी और अ न्यू पर्सन दैट हेल्प्ड हायर वर्क्स। मतलब कि कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो इस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, जो बंदा अगर कोई अच्छा बंदा रेफ़र करता है जो बहुत काम करने वाला हो, तो जो बंदा रेफ़र करता है वो उसको भी $1 देती हैं, ठीक है। उस मतलब उसको एज अ इंसेंटिव वो देती हैं कि आपने हमारी हेल्प की है एक किसी अच्छे बंदे को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं कि जो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती हैं अच्छे बंदे ढूंढने के लिए। रिसर्च शोज दैट पीपल लीव देयर जॉब बिकॉज दे डोंट मेक अ डिफरेंस, डोंट गेट प्रॉपर रिकग्निशन। और नॉर्मली कहते हैं कि रिसर्च से पता चला है कि लोग ज़्यादातर जॉब इसलिए छोड़ते हैं कि उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, रिकग्नाइज नहीं किया जाता उनकी हार्ड वर्क को, ठीक है। को वर्कर के साथ उन्हें काम करना इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता, और वो जो है तो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, दे वांट टू अर्न मोर मनी। दीज आर सम रीज़न जिसकी वजह से लोग जॉब छोड़ते हैं। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट आता है रिसोर्स लोडिंग एंड लेवलिंग, ठीक है। तो रिसोर्स लोडिंग लेवलिंग का मतलब है कि बजाय इसके कि आप एक ही बंदे को 4 टास्क दे दें जबकि आपको पता है कि वो एक टाइम के ऊपर एक ही काम कर सकता है, तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, रिसोर्स लोडिंग है। तो आपने इस चीज़ को लेवल करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अली को कहा है कि एक मीटिंग है लाहौर में, फॉर एग्जांपल मंडे को 9 AM, और सेम टाइम के ऊपर एक मीटिंग है पेशावर में, वो भी 9 AM है। तो मैं ये दोनों टास्क जो हैं वो अली को नहीं दे सकता, वो एक टाइम पे या तो लाहौर हो सकता है या पेशावर हो सकता है, ठीक है। तो जो मैंने दूसरी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी थी गलती से, मैंने अब उसको माइनस करना है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लेवलिंग। मतलब आपने अगर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की हैं जो कि ओवर बर्डन हो गई हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो आपने उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है, लेवल करना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसोर्स लोडिंग एंड लेवलिंग। तो रिसोर्स लोडिंग रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड existing project schedule requires during specific time, ठीक है। रिसोर्स हिस्टोग्राम शो रिसोर्स लोडिंग ओवर एलोकेशंस मीन मोर रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल, ठीक है। ये वही बात बताई जा रही है बुक के अंदर, आप इसको मजीद पढ़ सकते हैं। अब सैम्पल रिसोर्स हिस्टोग्राम फॉर अ लार्ज IT प्रोजेक्ट, तो ये बता रहा है कि नंबर ऑफ पीपल और एक महीने के अंदर कितने लोगों को डिप्लॉय किया हुआ है।
मतलब जनवरी के अंदर ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है, प्रोग्रामर्स भी हैं, टेस्टर्स भी हैं, ठीक है। ये है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो लोग काम करते हैं, ये रिसोर्सेज होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो इस ग्राफ के अंदर हमें ये पता चलता है कि कितने लोग जनवरी के अंदर काम कर रहे थे, फरवरी में कितने लोगों ने काम किया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाए कि रिसोर्स हिस्टोग्राम। अब इसी तरह सैम्पल हिस्टोग्राम शोइंग एन ओवर एलोकेटेड। तो ओवर एलोकेटेड ये हमें ये पिंक से पता चलता है कि मतलब ये तो है नॉर्मल, ठीक है। मतलब ये तो नॉर्मल है कि जितना काम हो सकते हैं। अब ये जो काम है ये सारा ओवर एलोकेटेड है। ओवर एलोकेटेड का मतलब है कि एक एम्प्लॉय है, वो उस काम को जो है तो ओवर बर्डनाइज है, कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि ये काम कंप्लीट किया जाए, ठीक है। अब इसको रिड्यूस करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये रिसोर्स लेवलिंग होती है, इज़ अ टेक्निक फॉर रिजॉल्विंग रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स बाय डिलेइंग टास्क। और अगर ऑब्वियसली अगर आप रिसोर्स लेवलिंग नहीं करेंगे तो एक बंदा है जिसको मैंने एक ही टाइम के ऊपर 2-3 टास्क दिए हैं, तो वो एक ही टास्क करेगा, 2 टास्क उसके डिले हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए फिर हम ये रिसोर्स लेवलिंग का प्रोसेस करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारा जो तीसरा प्रोसेस आता है दैट इज़ टीम डेवलपमेंट, जो हमने HRM की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो टीम डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, इट टेक्स टीम डेवलपमेंट टू सक्सेसफुली कंप्लीट मोस्ट प्रोजेक्ट, कि आपकी टीम के अंदर अच्छे लोग होने चाहिए, काम करने वाले स्किल सेट उनका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और टीम बिल्डिंग में फिजिकल चैलेंजेस एंड साइकोलॉजिकल प्रेफरेंस इंडिकेटर टूल्स, कि साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग लोग होने, इंडिविजुअल्स होने चाहिए, ठीक है। वो एकदम से घबरा ना जाए, उन्हें अगर कोई टास्क दिया जाए वो जो है तो टास्क को एक्सेप्ट करें और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और मोटिवेटेड वे में काम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है तो टीम डेवलपमेंट में जो है तो देखनी पड़ती हैं। अब टीम डेवलपमेंट के लिए मेयर्स ब्रिग ने कुछ टाइप इंडिकेटर्स को डिफ़ाइन किया है। उन टाइप इंडिकेटर्स में उसने 4 डायमेंशंस दिए हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, सेंसेशन, इंट्यूशन, फिर थिंकिंग, फीलिंग, जजमेंट एंड परसेप्शन, ठीक है। ये जो है तो उसने 4 डायमेंशंस दिए हैं कि इन 4 डायमेंशंस के ऊपर को यूज़ करते हुए हम जो है तो इनको जो जब हायरिंग का जो एक प्रोसेस होगा या जो टीम डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है, इसको हम कर सकते हैं, टीम्स को डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो एक्सट्रोवर्ट में वो लोग होते हैं बेसिकली कि जो आप ये समझ लें कि जो सिर्फ बाहर का सोचते हैं, अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनका सोचते हैं, ठीक है। अपनी ज़ात के अलावा बाकी का सोचते हैं, टीम मेंबर्स का सोचते हैं, सोसाइटी का सोचते हैं, कंट्री का सोचते हैं। इनको हम कहते हैं कि ये जो है तो टीम एक्सट्रोवर्ट्स हैं। और इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो अपना फ़ायदा सोचते हैं, वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, अपने ये कहते हैं कि उनकी प्रमोशंस हो जाएं, ठीक है। तो उसने कुछ डायमेंशंस दी थी कि जो लोग होते हैं, ठीक है, वो कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं। फिर सेंसेशन एंड इंट्यूशन से क्या मुराद है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सेंसेशन का मतलब है कि जो लॉजिकली चीज़ों को सारा देखते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो इंट्यूशन के जो मतलब आप कह रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा मतलब इंट्यूशन का मतलब है कि जो हर एक चीज़ का डीपली उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो आप कह सकते हैं दीज आर द इंट्यूशन फीलिंग्स। और सेंसेशन फीलिंग्स को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जो फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, वो उनकी बेस के ऊपर बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह थिंकिंग एंड फीलिंग। अब थिंकिंग की अगर हम बात करें तो थिंकिंग हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर की बेस के ऊपर हम जो है तो कोई चीज़ सोचते हैं, थॉट्स प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। हमारे सामने कोई एक इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसके ऊपर कोई जो है तो अगर कोई एक थॉट प्रोसेस को लेके चलते हैं, दैट इज़ अ थिंकिंग। और फीलिंग्स में बेसिकली आपके अपने मतलब आप अनरियलिस्टिकली जिसको वर्चुअली आप किसी चीज़ों को, फैक्ट्स को या फिगर्स को अगर आप उनके ऊपर कोई एक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वो आप फीलिंग पर्सपेक्टिव में आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। अनरियलिस्टिकली जो है तो हो सकते हैं। फिर इसी तरह जजमेंट एंड परसेप्शन की अगर हम बात करें तो सेम इज़ द कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, तो जजमेंट परसेप्शन को आप बेसिकली ये आप ले सकते हैं कि आप किसी एक सिचुएशन में, जैसे वर्चुअल रियलिटी है,
ठीक है, आप वर्चुअल जो रियलिटी डिफरेंट सिमुलेशंस के थ्रू जो है तो होता है, तो आपको क्या कहा जाता है कि आप बेसिकली ये ग्लासेस लगा लें और आपको ऐसी फील होता है कि अब आप कहीं और बस पहुंच गए। तो दिस इज़ कि आपको वो कहते हैं कि आप चीज़ों को कुछ परसीव करें, ठीक है, जहाँ पे अगर आप बेशक वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है लेकिन आप चीज़ों को परसीव करें। लेकिन जजमेंट में बेसिकली आपने कोई एक डिसीजन मेकिंग करनी होती है, ठीक है, या कोई अपना एक ओपिनियन जो है वो आपने जो है तो एक फॉर्म करना होता है। और जजमेंट पे नॉर्मली आपके सामने फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, ठीक है, आपके सामने एक पूरी हिस्ट्री होती है और हिस्ट्री के बेस के ऊपर अगर आप एक कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो दैट इज़ अ जजमेंट। लेकिन परसेप्शन में बेसिकली आप अनरियलिस्टिकली या वर्चुअल एक इन्वायरमेंट में जाएंगे और आपको कहा जाता है कि आप चीज़ों को परसीव करें। और जो जजमेंटल लोग होते हैं ये फैक्ट्स पे बात करते हैं, और जो परसेप्शन बेस्ड लोग होते हैं वो नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि वो अनरियलिस्टिकली या वो चीज़ों को उतना रियलिस्टिकली नहीं लेके जाते जितने जजमेंटल लोग लेके जाते हैं, ठीक है। और वो परसेप्शन वाले नॉर्मली कंसेप्चुअल लोग होते हैं, जिन जैसे हम बात करते हैं ना कि ये कंसेप्चुअल थ्योरी है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, तो वो सारे परसेप्शन के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। इसके बाद ये एंटीज़ को हम कहते हैं नॉलेज सीकर्स एंड रैशनल्स आर अट्रैक्टिव टू टेक्नोलॉजी फील्ड। तो ये जो एंटीज़ हैं या रैशनल्स हैं इनको हम कहते हैं नॉलेज सीकर ग्रुप, ठीक है। तो जितने भी नॉलेज सीकर्स ग्रुप होते हैं ये नॉर्मली टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर ज़्यादा बेहतर जो है तो वो चल सकते हैं। आईटी पीपल वेरी मोस्ट फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन इन नॉट बीन एक्सट्रोवर्टेड और सेंसिंग, ठीक है। तो आईटी वाले जो हैं वो ज़्यादातर जो है तो वो कहते हैं कि एक्सट्रोवर्टेड ना हो, क्योंकि इंट्रो वेरी मोस्ट फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन इन नॉट बीइंग एक्सट्रोवर्टेड और सेंसिंग, ठीक है, कि एक्सट्रोवर्ट और सेंसिंग जो है तो इन की बेस के ऊपर इतना ज़्यादा जो है तो हायरिंग प्रोसेस को नहीं देखा जाता। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि जो एक्सट्रोवर्टेड को प्रेफर करती हैं, कुछ इंट्रोवर्टेड को देखती हैं कि इंट्रोवर्ट वो है कि जिनको अगर कोई टास्क दे दिया जाएगा वो अपना टास्क कंप्लीट करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये वेरी करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ फिर सोशल स्टाइल्स कुछ आ जाते हैं। पीपल्स आर परसीव्ड एज बिहेविंग प्राइमरी इन वन ऑफ द 4 जोन्स, ठीक है। असर्टिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस के जो लोग होते हैं वो इन 4 जोन्स के अंदर रहते हैं। ड्राइवर्स वो होते हैं कि जो मतलब टास्क ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है, उनको जो टास्क दे दिया जाएगा वो उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। एक्सप्रेसिवनेस वो होती हैं जो पीपल ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है, मतलब जो लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों को कैसे बात करनी है, ये एक्सप्रेसिव जोन के अंदर वो लोग होते हैं। एनालिटिकल वो होते हैं कि जो बेसिकली आप अब ये जो ड्राइवर्स हैं ना ये वो लोग हैं जो प्रेजेंट के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। प्रेजेंट के मतलब कि वो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, हम तो प्रेजेंट के अंदर ही रहते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को डील करते हैं, वो ड्राइवर्स हैं। एक्सप्रेसिवनेस जो होते हैं ये आप कह सकते हैं कि कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड भी होती हैं, ठीक है, पीपल ओरिएंटेड होती हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड। इसी तरह जो एनालिटिकल्स हैं एनालिटिक्स हैं तो ये आप कह सकते हैं कि कुछ पास्ट ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है, टास्क ओरिएंटेड, और साथ में मतलब ये अपनी जो पास्ट की कुछ मेमोरीज होती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। डीप थिंकर्स होते हैं जिनको हम 3rd जोन में आते हैं। और ये जो एमेबल्स होते हैं ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन के अंदर हैं और फिर उसी तरह बिहेव करते हैं। तो ये कुछ जोन्स हैं जिनके अंदर वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन जोन्स के अंदर लाइक करते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि जो जिन इंडिविजुअल्स के साथ हम काम करते हैं वो इनमें से किस जोन के अंदर लाइक करते हैं, ठीक है। पीपल ऑन ऑपोजिट कॉर्नर्स, ड्राइवर्स एंड एमिबल्स, एनालिटिकल्स एंड एक्सप्रेसिव में हैव डिफ़िकल्टीज गेटिंग अलॉन्ग। वही बात है कि कुछ ड्राइवर्स वो होते हैं जो रियलिस्टिक होते हैं, एमिबल्स वो होते हैं फॉर एग्जांपल कि जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जो है तो सोचते हैं। एनालिटिक्स एंड एक्सप्रेसिव, एक वो बंदा है कि जो पास्ट का सोच रहा है, एक वो बंदा है जो फ्यूचर का सोच रहा है, मतलब ये तो दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं ना। तो ये फिर कहते हैं कि इनको एक टीम के अंदर रखना और इनसे काम करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और ये इन्होंने जो है तो कुछ यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पे ये जो एनालिटिकल हैं और एक्सप्रेसिव हैं, ठीक है, ये एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं, ठीक है, इनको अगर आप एक टीम के अंदर रखेंगे तो आपके लिए जो है तो उनको साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनालिटिकल वाले जो होते हैं ये पास्ट बेस्ड होते हैं, पीपल ओरिएंटेड, और एक्सप्रेसिव जो होते हैं ये फ्यूचर बेस्ड नॉर्मली होते हैं। तो इसलिए इनकी जो थिंकिंग होती है वो आपस में मैच नहीं करती और प्रॉब्लम होती है। इसको मज़ीद डिटेल से आपने बुक को रेफ़र करना है, बुक को स्टडी करनी है।
फिर रिवार्ड एंड रिकग्निशन सिस्टम से आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिवार्ड्स दें, ठीक है, रिकग्नाइज़ करें उनकी हार्डवर्क को। इसी तरह जनरल एडवाइस ऑन टी फोकस ऑन मीटिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, टीम्स के अंदर हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को मीट करें, प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी जो है तो हम रिजॉल्व करें, बजाय इसके कि दूसरों को ब्लेम करने के लिए, ठीक है। टीम्स को, मेंबर्स को इनकरेज करें, अगर किसी को कोई काम नहीं आता तो उसकी हेल्प करें। फिर एक्नॉलेज इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकम्पलिशमेंट, और अगर कोई बंदा भी एक टीम के अंदर अच्छा काम करता है तो आप उसकी हार्डवर्क को एक्नॉलेज करें। तो उसके बाद जो यूजिंग सॉफ्टवेयर टू असिस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब देर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के जो कि नॉर्मली आपको हेल्प करते हैं। ये जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट टूल है, ठीक है। और ये आपकी एक असाइनमेंट भी है कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है और फिर उसको थोड़ा सा सीखना है कि उसके अंदर आप कैसे लोगों को अपनी ह्यूमन रिसोर्स को, एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं, उनकी सैलरीज़ को मैनेज कर सकते हैं, टास्क को मैनेज कर सकते हैं, टास्क आप कैसे असाइन करते हैं। जैसे ये एक आपको उसका एक इंटरफेस नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं और उन्होंने कितना काम किया हुआ ये यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। जनवरी में कितना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उनकी कितनी सैलरी होगी, वो सारी की सारी चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में मैनेज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट टूल को स्टडी करना है और देखना है कि हम उसमें कैसे एफिशिएंटली इनको मैनेज कर सकते हैं। फिर बस ये जो है तो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक चैप्टर था 9। तो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ क्लियर हुई होगी कि HRM क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। HRM के अंदर जो हमें स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं, अगर हम इनको फॉलो नहीं करें तो अल्टीमेटली हमारा जो एक रिलेशनशिप होता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो उस लेवल का नहीं हो पाता जिस तरह होना चाहिए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आपने फिर पूछ लेना। थैंक यू।